Hello everyone, my name is Ritesh Singla. Today in this lecture we are going to talk about real numbers are uncountable. We have seen that natural numbers are countable, integers are countable, set of rationals are countable. So today we are going to talk about real numbers are uncountable. This is the fifth lecture of the series. So let us briefly recall what we have discussed till now. We have discussed about countable and uncountable sets. Cantor's theorem, algebraic properties of R, order properties of R, then modulus definition, followed by triangle inequality, and its corollaries. Then in the previous lecture, we talked about epsilon and epsilon neighborhood of a point A in R. So we have already discussed about all of these stuffs. So some okay. So to know the existence of some irrational numbers, because we have already seen rational numbers. So first of all, we will discuss about real numbers. Then we will go to irrational numbers. Okay. So let us start. So the result says real number. This is a notation for real numbers are uncountable. इसका प्रूफ देख लेते हैं. बहुत सिंपल सा प्रूफ है, लेकिन ये एक जनरल प्रूफ है. ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हम इसको यूज करते हैं. जो आइडिया इस प्रूफ का, उसको काफी अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है. तो मोस्टली रियल एनालिसिस में बहुत सी जो थ्योरम्स है वो कॉन्ट्रेरी करके ही प्रूव होते हैं. कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हम एज्यूम करके चलते हैं, या फिर मैं ऐसे कहूँ जो हमें प्रूव करना है उससे उल्टा हम एज्यूम करके चलते हैं, एंड वी से दैट कि नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई असम्पशन पे और हमारी असम्पशन गलत थी. जैसे आपने देखा होगा, जब हमें ये प्रूफ करना था कि ए बिलोंग्स टू आर है, ए नॉन नेगेटिव है और ए लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, तो हमने कहा था कि ए 0 होगा. तो इसके लिए हमने भी इस केस में भी हमने मान के चले थे इनिशियली कि ए को मान लो ग्रेटर देन 0 है, और लास्ट में कॉन्ट्रडिक्शन आ गई थी, राइट. सो ऐसे हम इसके अंदर मान के चलते हैं, assume R is countable. Now if R is countable, then there exists a map phi from N to R, set of natural numbers to set of real numbers, such that phi is bijective. Okay, so see that 0, 1, this open interval, set of all those x in R such that 0 is less than x is less than 1. It is a subset of R, and I can write it is a proper subset of R, right? So if 0, 1 is uncountable, then so does R. भी अगर छोटा सेट है वही अनकाउंटेबल है, तो जो बड़ा सेट होगा वो भी अनकाउंटेबल ही होगा. ये हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि रियल लाइन से 0, 1 में एक बाइजेक्टिव मैप आप डिफाइन कर सकते हैं. There exists a bijective map from real line to 0, 1. ठीक है, तब इसको देख लेते हैं. तो हम क्या करेंगे कि जो 0, 1 ओपन सेट 0, 1 है, हम प्रूव करेंगे कि यही अनकाउंटेबल है.
ये अनकाउंटेबल हो जाएगा तो हमारा रियल लाइन है वो अनकाउंटेबल हो जाएगी। तो सपोज open interval 0, 1 is countable, then there exists a bijective map phi from set of natural numbers to open interval 0, 1। अब देखिए 0, 1 के जो नंबर्स है वो कैसे दिखते होंगे, 0.0123, 0.0012 से इस टाइप के नंबर दिखते होंगे, यानी कि 0 समथिंग से यहाँ पे डिजिट स्टार्ट होएगी और यहाँ पे कोई भी डिजिट हो सकती है जो 0 <= से, अगर मैं A1 A2 A3 ऐसा नंबर डिफाइन कर रहा हूँ तो जो AI होंगे वो 0 से 9 के बीच में कोई भी डिजिट हो सकती है। फाइन, मैं क्या कह रहा हूँ, इफ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, 1 देन x क्या होगा, 0.A1 A2 A3 A4 and so on where 0 is less than equal to AI less than equal to 9 for all I। ये बात सही है, बस यहीं पे इसका प्रूफ छुपा हुआ है। अब इसका प्रूफ लिखेंगे कैसे, क्योंकि एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो जो भी नंबर होगा उसको किसी ना किसी से हम, उसकी एक प्री इमेज होगी। कहने का क्या मतलब है कि 1 होगा वो किसी x1 पे जाएगा, 2 होगा वो किसी x2 पे जाएगा, ऐसे ही n होगा वो किसी xn पे जाएगा, वेयर each xj is equal to 0 point, let me write a1j a2j a3j and so on such that 0 is less than equal to में aij is less than equal to में 9 for all I, j, राइट। भी x1 क्या होगा, समथिंग 0.a11 a12 a13 a14 ऐसा होगा, x2 क्या होगा 0.a21 a22 a23 a24 इस टाइप का होगा। तो यही मैंने इसकी एक नोटेशन लिख ली कि xj मेरा ऐसा कुछ दिखता होगा। अब इससे फायदा क्या है, हम क्या लिखेंगे आगे कि जो फी है, दूसरा पेन ले लेते हैं, जो फी n से 0, 1 में था उसको बस एक छोटी सी रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी कि फी ऑफ j है n के अंदर उसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। अब वो कैसे करेंगे, देखिए जो x1 होगा वो हमने अभी देखा वो 0 पॉइंट सम a11 a12 a13 a14 ऐसा कुछ दिख रहा होगा, राइट। और हमने देखा था कि 0 इज लेस देन इक्वल टू में, एक बार x2 भी लिख लेते हैं थोड़ा, 0.a21 a22 एंड सो ऑन। तो aij है वो 0 से 9 के बीच में है, ये चीजें हमने अभी देखी है, ये ऐसा ही नंबर होगा कोई। अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक नंबर में x डिफाइन करूंगा विच इज इक्वल टू 0 पॉइंट सम, उसको मैं डिनोट कर देता हूँ से b1 b2 b3 b4 एंड सो ऑन, जो उसकी एंट्रीज है वो b1 b2 b3 b4 है, ठीक है। अब बी आई के ऊपर कंडीशन डाल देते हैं, बी आई इज इक्वल टू 0 इफ ए आई कोमा आई इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर A11 ए अगर A11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 9 डिजिट में कुछ भी है तो मैं बी आई को 0 लिख दूंगा, और बी आई इज इक्वल टू 1 इफ ए आई कोमा आई इज इक्वल टू में 0। कहने का मतलब क्या है, इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। कुछ रैंडम नंबर लिख लेता हूं मैं, मान लो x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8, ठीक है। अब इसके अंदर 0 और 1 के बीच में कुछ भी रैंडम नंबर लिखने हैं, मान लिया मैंने 0 1 2 3 4 5 है, ये 6 7 8 9 मान लिया।
इसको 0.1135120113 ऐसा कुछ मान लिया, इसको 0.11 से 0, देन 412305, मतलब इस टाइप का कुछ नंबर मान लिया, एक नंबर और। ओके, ज्यादा नंबर नहीं एज्यूम करते, मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है। 0.1234 एंड देन 67890, ये मान लिया। यहाँ पे मान लिया 0.123406789। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे नंबर्स अलग है। अब हम क्या कह रहे हैं, जो x है वो क्या है, 0.B1, B2, B3, B4, B5, B6, आगे भी चलता रहेगा। अब B1 क्या होगा, B1 के बारे में देखते हैं। हमने क्या देखा था, BI की डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी, 0 if a of I, I is not equal to 0 and 1 if a of I, I is equal to 1, सॉरी, is equal to 0। ये हमने डेफिनेशन लिखी थी। अब देखो B1 क्या होगा, B1 के लिए मुझे क्या देखना है, A11 मेरी ये वाली एंट्री है। A11 नॉट इक्वल टू 0 तो B1 की वैल्यू 0 होगी। ऐसी B2 देखो, B2 के लिए A22 देखना है, A22 है मेरी ये वाली एंट्री। चलो दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा चीजों को कर सके। A11 ये एंट्री है, ये मेरी A22 है, ये वाली एंट्री मेरी A33 है, ये एंट्री मेरी A44 है, एंड ये वाली एंट्री मेरी A55 है, राइट। अब लिख लेते हैं B1 B2 को। B2 में देखिए A22 अगेन 1 है विच इज नॉन जीरो, तो B2 की वैल्यू भी 0 हो गई। B3 देखिए, B3 इज 0, मतलब A33 इज 0, A33 0 है तो यानी कि B3 की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 1। B4 देखिए, B4 में A44 4 के इक्वल है विच इज नॉन जीरो, तो B4 को हम 0 मान लेंगे। B5 देखिए, A55 0 है, A55 0 यानी कि B5 कितना होगा, 1 होगा। तो यानी कि जो x है वो मेरा किस टाइप का दिखता होगा, 0.00101 एंड सो ऑन, भी आगे भी कुछ एंट्रीज होगी। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ है कि जो x नंबर है ये फर्स्ट नंबर से फर्स्ट प्लेस पे डिफरेंट है, मानते हो। लिख लेते हैं इसको, x इज डिफरेंट फ्रॉम x1 एट द फर्स्ट प्लेस, x is different from x2 at the second unit place, second decimal place I should write, x is different from x3 at the थर्ड डेसिमल प्लेस। यही तो बात देखी हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डेसिमल प्लेस क्या था x1 का 1, और यहाँ पे 0 है, यानी कि x और x1 अलग हो गए। x2 का सेकंड डेसिमल प्लेस क्या है 1, यहाँ पे हमारे पास 0 है, यानी कि x x2 से भी अलग हो गया। x3 का थर्ड डेसिमल प्लेस क्या है 0, हमारे पास आ रहा है 1, यानी कि x x3 से भी डिफरेंट हो गया, क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन ही ऐसी है, ये हमारी एक स्मार्ट कंस्ट्रक्शन थी यहाँ पे, राइट। तो इससे हमें क्या पता चला कि x is different from xn at nth decimal place। सही बात है। ऐसे हम लोग सकते हैं, क्योंकि हम xn के लिए सीधा nn देते हैं, अगर वो 1 2 9 बिलियन को हम 0 मान लें, तो अगर ये 0 है तो बिलियन को हम मान लें, तो ये चीज़ जैसे सभी को बिलियन टाइम, ये हम बिलियन को बिलियन टाइम, ये हमारे टाइम एक्शन की से इस पर डिसाइड हुआ एक्सप्लिकेशन का एक्सीडेंट ऐसा में क्या मिला, hence we have got an x belongs to 0 comma 1 such that v does not have a pre-image for x, that is there does not exist
any natural number m, any natural number m such that phi of m is equal to में x। क्यों नहीं हो सकता? Because by construction phi of m है वो किसके इक्वल है? xm के, and x is different from xm at mth decimal place। सही बात है, यानी कि phi is not on to, बट हमने क्या assume किया था? phi क्या है? एक बाइजेक्टिव मैप, hence contradiction exists, hence we reach to a contradiction। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब हमने समझा था क्या होता है, कि जो हमने अजम्पशन माननी थी वो अजम्पशन गलत थी। अजम्पशन क्या माननी थी? कि रियल नंबर काउंटेबल है, वो अजम्पशन गलत होगी। इसका क्या मतलब हुआ? हेंस जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है आर अनकाउंटेबल। यही हमारी थ्योरम थी। ठीक है, थोड़ा सा प्रूफ को वापस से देख लेते हैं। हमने क्या कहा कि रियल नंबर्स को हमें अनकाउंटेबल प्रूफ करना था। हमने एक बार के लिए मान लिया कि रियल नंबर्स काउंटेबल है। ओके, रियल नंबर्स है तो आर लिख लेते हैं यहाँ पे। रियल नंबर्स आर अनकाउंट, उसको हमने काउंटेबल मान लिया। काउंटेबल मान लिया तो काउंटेबल की डेफिनेशन लगा दी कि एक बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करेगा एन और आर के बीच में। ठीक है, फिर हमने देखा कि भी रियल लाइन तो वैसे भी बहुत बड़ी है, उसका एक सेट ही उठा लिया मैंने, ओपन इंटरवल 0,1। मैं कह रहा हूँ मैं 0,1 को ही अनकाउंटेबल प्रूव कर दूंगा, इसलिए सब कुछ मैंने 0,1 पे ले लिया। तो 0,1 को मैंने काउंटेबल मान लिया। 0,1 को काउंटेबल मानना, इसका क्या मतलब है? एक बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 0,1 में, राइट? ये होगा। तो हमने देखा 0,1 के एलिमेंट कैसे दिखते होंगे, उसका एक थोड़ा सा ड्राफ्ट देख लिया, तभी इस टाइप के एलिमेंट दिख रहे होंगे। तो उसको हमने इन जनरल लिख लिया भी अगर x कोई भी 0,1 में है तो x कैसा दिखता होगा? 0 पॉइंट सम a1 a2 a3 a4, जहाँ पे सारी एंट्री क्या हो सकती है? 0 से n के बीच में कुछ भी हो सकती है, राइट? तो हमने जो मैप था फी उसको ऐसे डिफाइन कर लिया कि 1 है वो किसी x1 पे जा रहा है, 2 है वो किसी x2 पे जा रहा है, एंड सो ऑन, क्योंकि फी मेरा क्या है? बाइजेक्शन है। तो 1 किसी x1 पे जाएगा, 2 किसी x2 पे जाएगा, ऐसे हमने लिख लिया। और अब xj को हमने कैसे लिख लिया? a1j a2j a3j, 0.a1j a2j a3j, जहाँ पे हर aij मेरा क्या है? 0 और 9 के बीच में, क्योंकि हम xj xi किस में मेरा 0,1 में है ना, तो ऐसे एलिमेंट दिखेंगे उसके। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हमने क्या किया कि फी एन से 0,1 में है और x1 x2 हमारा ऐसा दिखता है और ये ऐसे है। उसके बाद हमने एक नया फंक्शन डिफाइन किया जी एक्स, सॉरी फंक्शन नहीं, एक एलिमेंट डिफाइन किया x, जो क्या है? 0.b1 b2 b3 b4। उसकी हमने कंस्ट्रक्शन कैसे की? क्योंकि हम ये अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसको मैंने कैसे कंस्ट्रक्ट किया कि इसकी एंट्री जो बी आई एंट्री है, b1 एंट्री है, वो 0 होगा अगर ए आई आई नॉन जीरो है, और 1 होगा अगर ए आई आई 0 के इक्वल है। इससे मुझे क्या मिल जाएगा? इसकी खास बात क्या है कि बी आई इज नेवर इक्वल टू ए आई आई। सही बात है, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू एन, मैं कोई भी नेचुरल नंबर ले लूं, बी आई और ए आई आई हमारा सेम नहीं हो सकता। यही बात हमने अगले लाइन अगले पेज पे लिखी कि जो बी आई है या फिर एक्स है, वो मेरा x1 से कब अलग है? फर्स्ट प्लेस पे, फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे अलग है। x है वो मेरा x2 से सेकंड डेसिमल प्लेस पे अलग है। ये ऑब्जर्वेशन थी, हमने यहाँ पे लिख दिया कि x इज डिफरेंट फ्रॉम x1 एट द फर्स्ट डेसिमल प्लेस, फ्रॉम x2 एट सेकंड डेसिमल प्लेस, एंड ऐसे ही xn के साथ कहाँ पे हो जाएगा? nth डेसिमल प्लेस पे अलग हो जाएगा। x मेरा 0,1 के बीच में भी है। ठीक है, तो कोई ये इसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं, हेंस वी हैव गॉट दैट x क्या है? वो कोई 0,1 में है, और फी के अंदर कोई भी प्री इमेज नहीं है x की। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर होती कि फी ऑफ m अगर x होता
तो कंस्ट्रक्शन से फी ऑफ एम मेरा किसके इक्वल है? नंबर्स थे वो अनकाउंटेबल है, तो अब कौन से नंबर बच गए उनके बारे में बात करनी पड़ेगी, और वो नंबर दिखते कैसे होंगे उनके बारे में बात करनी पड़ेगी। सही बात है भाई। हम ये तो कह दे भी आर माइनस क्यू है, वो उसको मैंने मान लिया आई सेट दे दिया, कुछ जे लिख दिया, लेकिन वो है क्या, दिखते कैसे हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए एक थ्योरम है, इसको आप कह सकते हो एग्जिस्टेंस ऑफ इरेशनल नंबर के लिए। इरेशनल नंबर, ठीक है, यहां से आपकी एक एग्जिस्टेंस आती है कि इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो थ्योरम क्या कहती है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रैशनल नंबर आर सच दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2। आप जानते हैं 2 एक रियल नंबर है, ठीक है, आर स्क्वायर मेरा पॉजिटिव होगा, ये भी आप जानते हैं। किसी भी रियल नंबर के लिए हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी रैशनल नंबर नहीं है। आप ये जानते हैं कि नेचुरल नंबर है वो मेरा इंटीजर्स में कंटेन्ड है, और इंटीजर्स मेरा रैशनल नंबर में कंटेन्ड है, ठीक है, जो मेरा रियल नंबर में कंटेन्ड है। अभी तक हम ये जानते हैं। तो अगर कोई रैशनल नंबर है ही नहीं जो जिसका स्क्वायर 2 के इक्वल है, तो कोई एक नई प्रजाति है जिसका स्क्वायर 2 के इक्वल आएगा, क्योंकि रियल नंबर तो एग्जिस्ट करता है, आर इज इक्वल टू रूट 2, जो एक रियल नंबर है जिसके लिए आर स्क्वायर 2 है। तो रियल नंबर में तो एग्जिस्ट कर रहा है कोई नंबर जिसका स्क्वायर 2 है, रैशनल नंबर तक में कर नहीं रहा। तो यहां से हमारी एग्जिस्टेंस आती है इरेशनल नंबर की, कि जो बाकी सारे नंबर बच गए उसको हम इरेशनल कह देंगे। तो उसके लिए पहले हमें प्रूफ करना पड़ेगा भी ऐसा कोई रैशनल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका स्क्वायर 2 हो जाए। तो प्रूफ कर लेते हैं इस चीज को। इसका प्रूफ फिर से एनालिसिस है, इजी है, कुछ नहीं करना आपको, बस डेफिनेशंस लिखते जाना भी, रियल नंबर कैसा दिखता है, रैशनल नंबर कैसा दिखता है, और प्रूफ अपने आप होता जाएगा। लिखते हैं। अगेन हम क्या मानेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन, कि हम क्या सोच लेंगे, मान लेंगे कि कोई रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका स्क्वायर 2 है। लेट आर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ओके, यहाँ पे लिखते हैं इफ पॉसिबल, क्योंकि जरूरी नहीं है पॉसिबल हो। मान लिया अगर पॉसिबल है, आर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्योंकि आप जानते हैं हर रैशनल नंबर ऐसा ही दिखता है, पी अपॉन क्यू टाइप का, जहाँ पे पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स होते हैं और क्यू नॉन जीरो इंटीजर होता है। ये आप बहुत ही बेसिक चीज है, 9th 10th में भी पढ़ा होगा आपने। तो आर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू है सच दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये हमने मान लिया। यहाँ से हमें क्या पता चला, पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर है वो 2 के इक्वल है। यहाँ से हमें पता चला पी स्क्वायर किसके इक्वल है, 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर के इक्वल है। सही बात है। अब पी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया आपका, 2 क्यू स्क्वायर के इक्वल आ गया। क्लेम पी इज इवन। अच्छा, आप इसको यहां से भी देख सकते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। एक रफ सा देख लेते हैं हम, अगर आपको वहां से समझ में आता है। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। 2 क्या एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर को डिवाइड करता है, तो इंडिविजुअल को भी डिवाइड, भी दोनों में से किसी एक को डिवाइड करेगा। हम क्या कह रहे हैं, 2 डिवाइड्स पी इंटू पी। अब अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी भी प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, तो इंडिविजुअली उनमें से किसी एक को तो डिवाइड करता ही होगा।
दिस implies 2 divides p और 2 divides p, एक ही बात है, मतलब 2 डिवाइड करेगा p को। इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी नंबर है वो 2 से डिविजिबल है तो वो क्या होता है, इवन होता है, तो p इज इवन। ये एक प्रूफ है p इवन होने का। अगर आपको डिवीजन एल्गोरिथम और आपने प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है अलजेब्रा के अंदर कभी भी, तो आप वहां से इस चीज को देख सकते हैं। एक थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं जो हमारी बाटल लिखती है कि भी इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। क्लेम क्या है, पी इज इवन। अब एक थ्योरम थी, उसको प्रूव करने के लिए हम पहले ही एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लेके चल चुके हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए भी क्या कहते हैं, मान लो नहीं है, सपोज इफ पॉसिबल पी इज नॉट इवन। यही हो सकता है, क्लेम है पी इवन है, मान लिया पी इवन नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन ले आएंगे। पी इज नॉट इवन तो पी क्या होगा, कुछ 2n-1 जैसा दिखेगा, ठीक है। तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4n² + 2 - 4n -1। स्क्वायर इवन था, बात समझ में आई। ये चीज अगर ये वाला प्रूफ समझ नहीं भी आ रहा ये वाला चीज, तो आप इस वाली चीज से समझ सकते हैं भी पी स्क्वायर हमारा 2q² के इक्वल था, मतलब पी स्क्वायर इवन है। क्लेम क्या है, पी इवन होगा। क्या मान लिया कि पी इवन नहीं है, पी इवन नहीं है तो पी क्या होगा, समथिंग 2n-1 की तरह दिखता होगा। तो पी स्क्वायर कैसे दिखता होगा, इसका स्क्वायर कर दिया, 4n² - 4n + 1, उसके बाद +-1 लिख दिया, क्योंकि +-1 क्या जीरो है, जीरो ऐड कर सकता हूं मैं बिल्कुल। इसमें ये +1 1 + 1 इसको 2 एक साइड में लिख लिया और माइनस वाली को साइड में अलग कर दिया। इस पूरी में से 2 यहाँ पे इस इक्वेशन में 2 कॉमन ले लिया, तो ये बच गया 2 टाइम्स 2n² - 2n + 1। इस जो नंबर अंदर वाला नंबर उसको कुछ m मान लिया, ये भी कोई इंटीजर ही होगा, तो पी स्क्वायर मेरा आ गया 2m - 1। दिस इंप्लाइज पी स्क्वायर इज ओड, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। दिस इंप्लाइज hence contradiction, hence contradiction, and hence p is even। सही बात है। अब ध्यान से देखिए, ये कॉन्ट्रडिक्शन केवल इतने से क्लेम किया ही है, यहाँ के बाद यहाँ पे जो क्लेम था, इस क्लेम की कॉन्ट्रडिक्शन आई है, ये इनिशियल क्लेम की कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आई अभी तक, ठीक है। दो दो कॉन्ट्रडिक्शन चल रही है इस टाइम। तो हमारा यहाँ पे आ गया hence we are having p square is equal to 2q square, this implies p square is even, this implies p is even। ये हमने अभी प्रूव किया है, ठीक है। p इवन है तो p को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स सम m। ये कोई भी इवन नंबर कैसे लिखा जाता है, 2 टाइम्स सम इंटीजर। p अगर 2m है तो p स्क्वायर क्या होगा, 4m²। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 4m² किसके इक्वल हो गया, 2q² के इक्वल हो गया, इससे इसको काट दो। q² किसके इक्वल आ गया, 2m² के। इसका मतलब क्या है, q² इज इवन। अभी हमने प्रूव किया था अगर किसी का स्क्वायर इवन है तो नंबर को भी इवन होना पड़ेगा, दिस इंप्लाइज q इज इवन।
अब हमने माना था R इज इक्वल टू P अपॉन Q। अब आप एक बात देखिए, जब हम P अपॉन Q लिखते हैं ना, तो हम ये चीज साथ में मान के चलते हैं कि GCD ऑफ P कोमा Q इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये जो भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन में इस चीज को लिखा जाता है P अपॉन Q, कि P और Q को डिवाइड करने वाला कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता वन के अलावा। GCD बोल लो, HCF बोल लो, एक ही बात है। इट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। भी P और Q, भाई जब भी मैं रेशनल नंबर लिखता हूँ 1/2 लिखता हूँ, कभी 2/4 लिखा है मैंने? नहीं लिखा है। तो 2/4 इज 1/2 ओनली, राइट। तो P और Q में का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था। लेकिन हमने अभी क्या प्रूव किया अभी तक? कि P क्या है? इवन है। Q भी हमने इवन प्रूव कर दिया। मतलब क्या हुआ? 2 डिवाइड्स P एंड 2 डिवाइड्स Q। मतलब SCF ऑफ P कोमा Q, या फिर अब थोड़े बड़े हो गए तो GCD में लिख लो उसको। GCD ऑफ P कोमा Q क्या है? 2 तो है ही है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एटलीस्ट। भी 2 तो है ही, उससे बड़ा ही हो सकता है, विच इज नॉट इक्वल टू 1, हेंस अ कॉन्ट्रडिक्शन। समझ में आया? भी हमने क्या माना था? P अपॉन में Q का होल स्क्वायर हमने माना था 2, वहां से आया था P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर, यहाँ से आया था P स्क्वायर इज इवन, फिर यहाँ से आ गया था P इज इवन, फिर इससे आ गया था हमारा Q स्क्वायर इज इवन, फिर यहाँ से आ गया था Q इज इवन, और यहाँ से हमारी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई थी। पैटर्न है पूरा। क्यों? बिकॉज SCF ऑफ P कोमा Q, या फिर उसको GCD बोल लो, P कोमा Q, वो मेरा 1 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है P को और 2 डिवाइड कर रहा है Q को। इसका मतलब क्या हुआ? कि P अपॉन Q का होल स्क्वायर कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता। मतलब हेंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रैशनल नंबर आर सच दैट आर स्क्वायर इक्वल टू, और ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। आने हो सकता है। तो हमने मान लिया आर स्क्वायर पूरा कोई रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, ये हमने अज्यूम किया। इवन है, फिर वहां से हमें मिला P इवन है, P इवन से हमें मिला Q स्क्वायर इवन है, Q स्क्वायर इवन से हमें मिला Q इवन है, और वहां से हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई। बस इतना सा प्रूफ था। तो मतलब अभी हमने आज क्या सीखा? कि जो रियल नंबर्स है वो तो अनकाउंटेबल है, और बहुत से नंबर ऐसे हैं जो जो जिनका जवाब रेशनल नंबर के पास नहीं है। ठीक है। तो उन सभी नंबर्स को हमने लिख दिया इरेशनल नंबर्स। R माइनस Q को हमने लिख दिया इरेशनल नंबर्स, या फिर नोट रैशनल। जो रैशनल नहीं है उसको नोट रैशनल ही तो लिखेंगे। तो R मेरा क्या आ गया? रैशनल यूनियन इरेशनल नंबर। आई ऑलरेडी टोल्ड दिस इज द नोटेशन ऑफ सेट माइनस। ये आपने 11th क्लास की सेट थ्योरी में भी पढ़ा होगा, जो पहला ही चैप्टर आता है। तो रियल नंबर क्या आ गया? रैशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर। रियल नंबर अनकाउंटेबल है, रैशनल काउंटेबल है। तो R माइनस Q को क्या होना पड़ेगा? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? ये बताइए। मैं कह रहा हूं काउंटेबल नहीं हो सकते। R माइनस Q कैन नॉट बी काउंटेबल, बिकॉज if it is countable, then R is equal to Q union R minus Q
विल बी काउंटेबल, क्योंकि हमने पहली क्लास में देखा था कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, और यहाँ पे तो बल्कि फाइनाइट यूनियन हो जाता, ये काउंटेबल है, विच इज नॉट ट्रू। सही बात है भी, अगर दो काउंटेबल सेट को यूनियन करूंगा तो काउंटेबल ही आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, आर भी काउंटेबल है। लेकिन हमने आज ही प्रूव किया कि आर क्या है, अनकाउंटेबल है। इसका क्या मतलब हुआ, जो आर माइनस क्यू है वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास हम एंड करते हैं। थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने प्रूव किया कि 0,1 एंड आर इज अनकाउंटेबल सेट, एज ए सेट दे आर अनकाउंटेबल, ये चीज पहली चीज प्रूव की। दूसरा हमने एग्जिस्टेंस ऑफ इरेशनल नंबर देखा, और उसके बाद हमने प्रूव किया कि इरेशनल नंबर्स आर अनकाउंटेबल। ठीक है, ये तीन चीज आज हमने देख ली अच्छे से। प्लीज आप वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन करके आप वहां भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरीज हो आपको। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको सारी फ्यूचर अपडेट्स मिल जाए, और जो ये लेक्चर्स यानी कि पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और ज्यादा से ज्यादा इन लेक्चर को शेयर कीजिए, क्योंकि ये लेक्चर्स हर किसी के लिए उतने ही बेनिफिशियल है, जैसा हमने हमारी पहली क्लास में बताया था। सो आई विल टेक योर लीव विद दिस, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग।